हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 1 और अध्याय 2 के रूल 1 से 7 अपन ने डिस्कस कर लिए प्रीवियस वीडियो में। अब आज देखेंगे कि उनके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 2 से रिलेटेड टोटल टोटल 51 एमसीक्यू उनका डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान सेवा नियम से संबंधित। राजस्थान सेवा नियम अध्याय 1 और 2 उनके रूल नंबर 1 से लगाकर 7 अपन ने डिस्कस किया था, उन्हीं का ही आज एमसीक्यू अपन डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, देखते हैं कि बोला है क्वेश्चन नंबर 1 कि वो व्यक्ति जो राजकीय सेवा में नियोजन के लिए परीक्षणार्थ चुना जाकर परीक्षण काल में सरकार में से मासिक वेतन प्राप्त करे परंतु किसी भी विभाग में किसी पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया हो कहलाता है परीक्षाधीन। परीक्षणार्थी स्थानापन्न कर्मचारी या शिक्षार्थी या परीक्षाधीन, ये देखा था अपन ने। जो ऐसा नॉर्मली कोई व्यक्ति अपॉइंट कर देती है गवर्नमेंट, जिसे एक मासिक वेतन तो देती है लेकिन उस पद के विरुद्ध मतलब प्रत्यक्ष रूप से वो अपॉइंट नहीं किया जाता है। वो वेतन तो प्राप्त करता है लेकिन किसी पद के विरुद्ध अपॉइंट नहीं किया जाता है, तो वो शिक्षार्थी कहलाता है, यानी कि अप्रेंटिस कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी सेवा जैसे राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या के आधार पर निर्धारित पृथक इकाई कहलाती है। अब निर्धारित पृथक इकाई क्या कहलाती है? समवर्ग कहलाती है, क्या कैडर कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, छठे वेतन आयोग के पश्चात पे बेड 1 में ग्रेड पे 1700 में सम्मिलित सेवाएं हैं। राजपत्रित सेवा, अराजपत्रित सेवा, उच्च सेवा या चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं। तो चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं आती हैं जिसमें ग्रेड पे 1700 में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फॉर के निम्न में से कौन सा क्षतिपूरक भत्ते इन कंपनसेंट्री अलाउंस में सम्मिलित नहीं है? कंपनसेंट्री अलाउंस में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है? शहरी क्षतिपूरक भत्ता, शहरी क्षतिपूरक भत्ता, दैनिक निर्वाह भत्ता या दोनों, विशेष भत्ता। तो यहाँ पर स्पेशल अलाउंस इनमें शामिल नहीं होता है क्षतिपूरक भत्ते में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कि सक्षम प्राधिकारी यानी कंपेनेंट अथॉरिटी है। अब कंपेनेंट अथॉरिटी कौन होता है, सक्षम प्राधिकारी कौन है? राजस्थान के राज्यपाल तथा वो प्राधिकारी जिसे इन नियमों के द्वारा राज्यपाल की ओर से शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाए। ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री तथा वो प्राधिकारी जिसे इन नियमों के द्वारा राज्यपाल की ओर से शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाए। ऑप्शन सी, जिससे इन नियमों के द्वारा मंत्री की ओर से शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाए। ऑप्शन डी, जिसे इन नियमों के द्वारा सचिव की ओर से शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाए। तो सक्षम प्राधिकारी यानी कि कंपेनेंट अथॉरिटी, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा कि राजस्थान के राज्यपाल तथा वो प्राधिकारी जिसे इन नियमों के द्वारा राज्यपाल की ओर से शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद की अनुपालना में राज्य की संचित निधि का गठन किया जाता है? भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में कौन से आर्टिकल में ये दे रखा है कि राज्य की संचित निधि होती है, जो फंड है उसमें गठन किया जाता है? तो किसमें किया जाता है, कौन से आर्टिकल बोलता है? तो आर्टिकल 266 अनुच्छेद 267 बोलता है कि राज्य की संचित निधि का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अवधि एक राज्य कर्मी की सेवा में कर्तव्य की अवधि में सम्मिलित नहीं है? कि कौन सी अवधि एक राज्य कर्मी की सेवा में कर्तव्य की अवधि में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि परीक्षाधीन शामिल, पदभार ग्रहण अवधि, परीक्षाधीन प्रश्नार्थी, इन सारों को शामिल करते हैं और शामिल नहीं की जाने वाली इनमें से कोई नहीं, ये तीनों की तीन शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 8 क्वेश्चन में जयपुर और जोधपुर के कोषागारों का कार्यभार संभालने के संबंध में अधिकतम कितने दिनों का समय कर्तव्य के रूप में गिना जाता है, ड्यूटी के रूप में गिना जाता है? तो 7 डेज इज राइट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा कि 7 डे के लिए इन जयपुर और जोधपुर के कोषागारों में अगर कार्यभार संभालने के लिए अधिकतम कार्यभार संभालने के लिए अगर ड्यूटी कर रहा है तो ड्यूटी के 7 डेज माने जाते हैं, 7 डेज गिने जाते हैं। और 7 दिन 7 दिनों से अधिक
नहीं गिना जाता है, 7 दिनों तक उसे ड्यूटी के दिन गिने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि भारत में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की अवधि को राज्य कर्मचारी के लिए कर्तव्य पर माने जाने का निर्णय सरकार द्वारा किस नियम के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। RSR राजस्थान सर्विस रूल्स 78B1 में ये गिवन है, तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं कि भारत में प्रशिक्षण की अवधि को राज्य कर्मचारी के लिए कर्तव्य माने जाने की आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए बोला है जब कर्मचारी को ऐसे प्रशिक्षण के लिए भेजना सरकार के लिए अनिवार्य हो। ऑप्शन बी प्रशिक्षण जिसकी समाप्ति पर राज्य की सेवा पाने का अधिकार हो तो प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं सेवा में नियुक्त होने के बीच की अवधि। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि अपन ने रूल में पढ़ा था कि ड्यूटी यानी कि कर्तव्य की अवधि क्या मानी जाएगी, उसमें ये सारी की सारी अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, वो एक बार देख लेना वीडियो, प्रीवियस वीडियो, उसी में अपन ने ये पूरा का पूरा डिस्कस किया था। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि सरकारी कर्मचारी को डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु सामान्यतः नहीं माना जाना चाहिए। कर्तव्य पर, अध्ययन अवकाश पर, दोनों में से कोई भी या कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। कर्तव्य पर, कि सरकारी कर्मचारी को कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु सामान्यतः नहीं माना जाना चाहिए, तो कर्तव्य पर नहीं माना, ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी नहीं माना जाएगा। फिर वो डिग्री हासिल कर रहे हैं तो डिग्री के रूप में माना जाता है, फिर वो कर्तव्य पर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आदेश की प्रतीक्षा यानी कि अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर APO की अवधि को राज्य कर्मचारी के लिए ड्यूटी कर्तव्य पर माने जाने का निर्णय सरकार द्वारा किस नियम के अंतर्गत किया जाता है? तो RSR नियम 78B3 के अनुसार माना जाता है। कौन से? RSR नियम 78B3 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अखिल भारतीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लेने एवं व्याख्यान देने के लिए जाने पर किसी अधिकारी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 सब सेक्शन 8 के अंतर्गत कर्तव्य पर माना जा सकता है यदि मुख्यालय से बाहर व्यतीत समय 7 दिन से अधिक नहीं हो, 7 डेज से अधिक नहीं हो, यात्रा भत्ता उस संस्था द्वारा दिया जाए, राज्य सरकार द्वारा नहीं। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। उपरोक्त दोनों 7 दिन से अधिक नहीं माना जाता है और यात्रा भत्ता उस संस्था द्वारा दिया जाता है जिस संस्था द्वारा सेमिनार कंडक्ट करवाया जाता है या व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता है, तो उस संस्था द्वारा ही वेतन दिया जाता है, तो यात्रा भत्ता दिया जाता है। तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं। तो ये नियम 7-8 में दे रखा है, रूल नंबर 7, जैसा कि अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से किसी राज्य कर्मचारी को प्राप्त आवर्तक या अनावर्तक भुगतान कहलाता है, तो वह फीस होती है, शुल्क। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। शुल्क में शामिल नहीं है। यहाँ पर शुल्क में क्या शामिल नहीं, फी में क्या शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल होते हैं, और इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए संपत्ति से प्राप्त आय, मकान किराया आदि, लाभांश एवं जमाओं पर ब्याज से आय, साहित्यिक या सांस्कृतिक या कलात्मक प्रयासों से प्राप्त आय यदि ऐसे कार्यों में कर्मचारी द्वारा सेवा काल में प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग नहीं किया गया हो, तो उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएंगे। ये सारी की सारी शुल्क में शामिल नहीं होती, फीस में शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जब एक राज्य कर्मचारी अपने वेतन भत्ते आदि संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से सरकार की स्वीकृति से प्राप्त करता है, तो वह कहलाता है अवकाश पर, अध्ययन पर, या विदेशी सेवा पर, या अस्थायी नियुक्ति पर। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, विदेशी सेवा पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बोला है जब एक राज्य कर्मचारी अपने वेतन भत्ते आदि संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, तो वो कहलाता है विदेशी सेवा पर, मतलब वो विदेशी सेवा पर होता है, ऐसा इस प्रकार माना जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से कहाँ की सेवा राज्यकर्मी के लिए वैदेशिक सेवा की श्रेणी में होगी? कहाँ की सेवा एक वैदेशिक सेवा की श्रेणी में होती है? रिको की सेवा,
रिको की सेवा, रिको की फुल फॉर्म जैसे कि अब राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर विकास प्राधिकरण, आरटीडीसी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। और यहाँ रिको आया तो रिको रिको की स्थापना हुई थी 1969 में। रिको की स्थापना हुई थी। आरटीडीसी का फुल फॉर्म है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ उपरोक्त सभी ये सारी की सारी राज्य अकादमी के लिए विदेशी श्रेणी में शामिल मानी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में सम्मिलित हैं। राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में सम्मिलित क्या क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, राजपत्रित घोषित पद पर काम करने वाला कर्मचारी, राज्य सेवाओं के अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? अब कौन राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में शामिल नहीं होता है? राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा। तो इस श्रेणी में कौन शामिल नहीं होता है? तो राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा सम्मिलित नहीं होती। राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा ये शामिल नहीं होता है, बाकी सारे शामिल होती है। ये शामिल नहीं होता, बाकी सारे के सारे शामिल होते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा शामिल होती है, राजस्थान पुलिस सेवा शामिल होती है, राजस्थान लेखा सेवा शामिल होती है, लेकिन राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? कौन? नर्स, राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा, पुलिस निरीक्षक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें अपन ने देखा था कि राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा वो शामिल नहीं होता है, लेकिन और नर्स, पुलिस निरीक्षक इस प्रकार के और भी ये अधिकारी शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि राजस्थान राज्य सेवाओं में सम्मिलित सेवाएं की सूची दी गई हैं। राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अप्लाइज नियम 1958 की अनुसूची एंड शेड्यूल 1 में, राजस्थान सिविल सर्विसेज नियम 1958 को अनुसूची सेकंड में, राजस्थान सेवा नियम के भाग 1 में, राजस्थान सेवा नियम भाग 2 में। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा कि राजस्थान राज्य सेवाओं में सम्मिलित सेवाओं की सूची किसमें दी गई है? तो ये राजस्थान सिविल सर्विस नियम 1958 की अनुसूची शेड्यूल 1 में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है देखते हैं कि एक राज्य कर्मचारी को प्राप्त होने वाला आवर्तक या अनावर्तक भुगतान जो संचित निधि से किसी सामयिक कार्य के लिए रेम्यूनरेशन के रूप में स्वीकृत किया जाता है, अनुदान कहलाता है या मानदेय कहलाता है या शुल्क कहलाता है या भत्ता। तो यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, मानदेय कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक राज्य कर्मचारी किसी प्रशिक्षण संस्थान में लेक्चर देता है तो उसे प्राप्त राशि कहलाएगी अनुदान, भत्ता, मानदेय, शुल्क। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, मानदेय। क्योंकि एक राज्य कर्मचारी किसी प्रशिक्षण संस्थान में जाकर वहाँ लेक्चर देता है, व्याख्यान देता है, तो उसे होनोरियम मिलता है। क्या मिलता है? होनोरियम। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि अवकाश की परिभाषा में शामिल है। अवकाश की परिभाषा में क्या शामिल है? उपार्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, रूपांतरित कम्यूटेड अवकाश, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 कि अवकाश की परिभाषा में शामिल नहीं है। अवकाश की परिभाषा में शामिल नहीं है अध्ययन अवकाश, अदेय अवकाश, आकस्मिक अवकाश या असाधारण अवकाश। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा कि अवकाश की परिभाषा में आकस्मिक अवकाश को शामिल नहीं करते हैं, बाकी अध्ययन अवकाश आता है, अदेय अवकाश भी आता है और असाधारण अवकाश भी शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है अवकाश अवधि में कर्मचारी को दी जाने वाली मासिक राशि कहलाती है। अवकाश अवधि में अगर किसी कर्मचारी को मासिक राशि दी जाती है तो अवकाश वेतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवकाश वेतन। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 727, स्थायी नियुक्ति के फलस्वरूप अर्जित स्थायी पद को धारण करने का अधिकारी कहलाता है। अगर स्थायी पद को धारण कर देता है तो उसका पद उसको मिल जाता है तो पदाधिकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? पदाधिकारी यानी कि लीन कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस संस्था द्वारा अर्जित राजस्व स्थानीय निधि में सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका या कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, कोई भी नहीं। ये सारी स्थानीय निकाय में शामिल राजस्व स्थानीय निधि में सम्मिलित नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बोला है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में नियुक्त एक लेखाकार के 2 वर्ष की परिवीक्षा परीक्षण की अवधि यानी कि प्रोबेशनर पीरियड पूर्ण करने के पश्चात सेवा में स्थायीकरण के आदेश से वो लेखाकार के पद पर अर्जित करेगा। वो क्या अर्जित करेगा? कर्तव्य अधिकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्तव्य अधिकारी कहलाएगा। कि वो कर्तव्य यानी ऑन ड्यूटी पर जाएगा तो ड्यूटी करने का कार्य जो प्रोसेस पूरा करेगा तो वो कर्तव्य अधिकारी कहलाएगा। सॉरी, इसमें एक मिनट, अगर वो क्या बोला है कि 2 वर्ष की परिवीक्षा परीक्षण की अवधि पूर्ण करने के पश्चात सेवा में स्थायीकरण, सॉरी यहाँ स्थायीकरण आया यानी कि फिक्स कर दिया, स्थायीकरण के आदेश से वो लेखाकार के पद पर अर्जित करेगा तो वो पदाधिकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदाधिकार। वो अब स्थायी हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा तो वो पदाधिकारी हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए पदाधिकारी लीन कहलाएगा। ठीक है, ये देखना क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पदाधिकारी को, क्योंकि उसका पद स्थायी हो जाता है 2 वर्ष प्रोबेशनल पीरियड पूरा करने के बाद में उसका पूरा पद होता है वो स्थायी हो जाता है, फिर उसका पदाधिकारी कहलाता है। वो उसका पोस्ट होता है, जो भी होता है वो पदाधिकारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के 20 स्थायी लेखाकारों के आरएस परीक्षा में चयनित होकर कार्य मुक्त हो जाने के तुरंत बाद लेखाकार के इन पदों पर की गई अन्य नियुक्तियां होगी। तो उनके स्थान पर अगर कोई 20 नए लोगों को अपॉइंट करना हो तो स्थानापन्न मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो रहे हैं, जा रहे हैं, उनको नियुक्तियां दे रहे हैं हाथों हाथ, तो स्थानापन्न नियुक्तियां कहलाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 कि वेतन में सम्मिलित नहीं है। वेतन में क्या शामिल नहीं है? देखते हैं। वेतन में शामिल नहीं है मूल वेतन, तो वेतन का पार्ट होता है। क्षतिपूर्वक भत्ता, कंपनसेटरी अलाउंस, 1 मिनट देखते हैं आगे। व्यक्तिगत वेतन भी तो शामिल होता है। विशेष भत्ता, स्पेशल अलाउंस जो मिलता है वो भी शामिल होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्षतिपूर्वक भत्ता होता है जो वेतन में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस निम्न परियोजनाओं के लिए वेतन में सम्मिलित माना जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि कौन से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस में शामिल माने जाते हैं? पेंशन एंड ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन, आवास किराए की वसूली या उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 देखते हैं। क्वेश्चन 33 बोल रहे हैं किसी निश्चित समयावधि के बिना स्वीकृति वेतन श्रृंखला वाले पद हैं। किसी निश्चित समयावधि, कौन सी? किसी निश्चित समयावधि के बिना स्वीकृत नियमित बिना स्वीकृत किसी निश्चित समयावधि के बिना स्वीकृत वेतन श्रृंखला वाले पद हैं। अस्थायी पद, सावधि पद या स्थायी पद। तो यहाँ पर किसी निश्चित समयावधि के, तो निश्चित है तो स्थायी पद इज ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। कि एक फिक्स पीरियड के लिए अगर उसे अपॉइंट किया जाता है, सैलरी दी जाती है, तो वो स्थायी पद के लिए अपॉइंट हुआ ऐसा माना जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कि 20 जनवरी 2006 से पूर्व राजकीय सेवा में कर्मचारी की नियुक्ति होती थी। जो 20/1/2006 से पहले राजकीय सेवा में कर्मचारी की नियुक्ति होती थी तो परीक्षाधीन प्रश्नार्थी के रूप में, स्थायी रूप से या परीक्षाधीन के रूप में या स्थानापन्न के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, परीक्षाधीन के रूप में। कौन सी? सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किसी स्थायी पद पर कार्यरत कर्मचारी के
मूल वेतन में कमी हो जाने के कारण कोई हानि हो तो उसे पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है। अब किसी स्थायी पद पर कार्यरत कर्मचारी के मूल वेतन में कमी हो जाने पर क्या हो रहा है, मूल वेतन में कमी हो जाने पर उसे पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है। तो वहाँ पर व्यक्तिगत वेतन, अगर उसका पूरा का पूरा मूल वेतन में कमी हो जाती है तो उसकी हानि को वहन करने के लिए व्यक्तिगत वेतन काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, परिकल्पित वेतन। ये बोल रहा है परिकल्पित वेतन। अब परिकल्पित वेतन में शामिल क्या क्या होता है कि वो वेतन जो कर्मचारी द्वारा उस पद को स्थायी रूप से धारण करने पर पाने का अधिकारी रखता हो। या परिकल्पित वेतन का महत्व RSR के नियम 35 एवं 50 के तहत दोहरी कार्य व्यवस्था पर विशेष वेतन के निर्धारण में है। परिकल्पित वेतन में विशेष वेतन सामान्यतः सम्मिलित नहीं किया जाता है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 बोला है कि किसी सेवा अथवा संवर्ग यानी कैडर में स्थायी रिक्ति पर अस्थायी रूप से नियुक्ति किया गया कर्मचारी कहलाता है। ये बोल रहा है कि किसी सेवा अथवा संवर्ग में स्थायी रिक्ति पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया कर्मचारी परीक्षाधीन कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, परीक्षाधीन। राजपत्रित नहीं कहलाता है, स्थानापन्न भी नहीं कहलाता है, अराजपत्रित भी नहीं कहलाता है। तो यहाँ परीक्षाधीन ऑप्शन इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में है कि प्रस्तावित भर्ती परीक्षा में सीधी भर्ती के लिए चयनित लेखाकारों की नियुक्ति होगी परीक्षाधीन परीक्षार्थी के रूप में, स्थायी रूप में, परीक्षाधीन के रूप में, स्थानापन्न के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, परीक्षाधीन परीक्षार्थी के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, नियत पारिश्रमिक पर परीक्षाधीन प्रश्नार्थी इन प्रोबेशनर ट्रेनिंग की अवधि सामान्यतः होती है। अब उसकी अवधि क्या होती है सामान्यतः, तो ये नॉर्मली अपन सब जानते हैं कि प्रोबेशनर पीरियड 2 वर्ष होता है, तो 2 वर्ष इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किसी पद पर एक कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वेतन में निम्न परिस्थितियों में अतिरिक्त वर्दी विशेष वेतन की श्रेणी में आती है। अब विशेष वेतन की श्रेणी में आती हैं विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कार्य करना, कोई भी नहीं, उत्तरदायित्व में विशिष्ट वर्दी होना। ऑप्शन डी है, ए एंड सी दोनों। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाए, ए, यानी विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कार्य करना और उत्तरदायित्व में विशिष्ट वर्दी होना, ये दोनों के दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कि क्वेश्चन नंबर 41 बोला है कि वेतनमान नियमों की श्रृंखला संख्या 1 या 2 के अतिरिक्त अन्य सेवाएं कहलाती हैं। कौन सा वेतनमान नियमों के वेतन श्रृंखला की संख्या 1 या 2 के अतिरिक्त अन्य सेवाएं कहलाती हैं। तो अन्य सेवाएं उच्च सेवाएं कहलाती हैं, हायर सर्विस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कि चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड सेवा के अतिरिक्त अन्य समस्त सेवाएं सम्मिलित हैं। तो उस सेवा में है, 4th श्रेणी को छोड़कर सारी की सारी सेवाएं उस सेवा में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कि सेवा से निलंबित कर्मचारी प्राप्त करता है। सेवा से निलंबित कर्मचारी क्या प्राप्त करता है, वेतन या अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान, कोई भी नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, निर्वाह अनुदान प्राप्त करता है। अगर सेवा से निलंबित कर्मचारी प्राप्त करता है तो उसे निर्वाह अनुदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक कर्मचारी किसी संवर्ग कैडर में स्थायी नियुक्ति होने के कारण वो प्राप्त करने का अधिकारी है। स्थायी नियुक्ति हो गई, अब फिक्स अपॉइंट हो गया तो वो क्या प्राप्त करेगा, मूल वेतन, डेफिनेटली मूल वेतन प्राप्त करेगा। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, एक पद जिसे एक अधिकारी विशिष्ट नियमानुसार एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता कहलाता है। अब एक निश्चित नॉर्मली क्या बोला है, एक पद जिसे एक अधिकारी विशिष्ट नियमानुसार एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता, वो सावधि पद यानी टेन्योर पोस्ट कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि राज्य कर्मचारी के स्थानांतरण में एक पद स्थापना स्थल से अन्य स्थान पर निम्नलिखित कारणों से जाना सम्मिलित है। 46, नए पद कार्यभार संभालने के लिए, उसके द्वारा धारित पद के मुख्यालय के स्थान में परिवर्तन के कारण,
उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नए पद का कार्यभार संभालने के लिए उसके द्वारा धारित पद के मुख्यालय के स्थान में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। वे विभाग जिनमें प्रतिवर्ष नियमित अवकाश होते हैं और अवकाश अवधि में विभाग के कर्मचारियों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है कहलाते हैं विश्रामकालीन विभाग कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, विश्रामकालीन विभाग, जिसे रिलैक्स कह सकते हैं कि रेस्ट देने के लिए कर्मचारियों के लिए एक प्रतिवर्ष नियमित अवकाश होते हैं, तो उसे विश्रामकालीन विभाग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग विश्रामकालीन विभाग की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। अब कौन से विभाग होते हैं जो विश्रामकालीन में, अब नॉर्मली देखा जाए तो ऐसे विभाग होता है जिसमें विश्राम की कोई बात ही नहीं आती है। जैसे शिक्षा विभाग, उसमें तो बिल्कुल भी संडे को हॉलीडेज रहती हैं और तरह तरह की हॉलीडेज रहती है। जिला एवं सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय या चिकित्सा विभाग, तो यहाँ ऑप्शन डेफिनेटली डी चिकित्सा विभाग में देखा जाता है, तो विश्रामकालीन विभाग की श्रेणी में ये शामिल नहीं होता। बाकी सारे के सारे एक विश्राम कालीन विभाग में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषाओं से संबंधित नियम हैं। अब नॉर्मली अपन ने जो सेकंड वीडियो देखा था इसका रूल नंबर 7 अध्याय 2 में टोटल मैंने बताया था कि रूल 7 ही दे रखा है, और रूल 7 में सारी की सारी परिभाषाएं भर के परिभाषाएं दे रखी है, जैसा कि अपन ने उस वीडियो में देखा था भर के परिभाषाएं दे रखी हैं। तो इसी प्रकार इसमें दे रखा है राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषाओं से संबंधित नियम हैं, तो रूल 7 में सारी की सारी क्या दे रखी हैं, परिभाषाएं दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 हो गए। 49 के बाद में 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि स्थायी कर्मचारी से तात्पर्य उन राज्य कर्मचारियों से हैं जो, अब स्थायी कर्मचारियों से तात्पर्य उस कर्मचारी से हैं जो किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से कार्य करते हो तथा उनका किसी स्थायी पद पर पदाधिकारी हो। तो ऑप्शन ए डायरेक्टली दिख रहा है कि स्थायी दे रखा है कि स्थायी पद पर स्थायी रूप से कार्य करता हो तथा उनका किसी स्थायी पद पर पदाधिकारी हो, तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहे हैं कि वे कर्मचारी जिनका वेतन राज्य के बजट में संवेतन के मध्य से नहीं चुकाया जाता है होते हैं पेंशन के अयोग्य होते हैं। क्या होते हैं, पेंशन के अयोग्य, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। इस प्रकार अपने टोटल 51 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए। अध्याय 1 और अध्याय 2 से संबंधित सारे के सारे मोस्ट MCQ अपने डिस्कस कर लिए। ये राजस्थान सेवा नियम का अपने जो सीरीज स्टार्ट की है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो चैप्टर 3 से संबंधित होगा, चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3। उसमें रूल 8 का डिस्कस करेंगे, रूल 9 का डिस्कस करेंगे। देखते हैं उसमें किस प्रकार के रूल बताते हैं आपको, क्या क्या डेफिनेशन दे रखी होगी अध्याय नंबर 3 में, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए तय काफ़ी देखते रहिए, ठीक है लक्षित, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ज़्यादा ऐड करने से, ठीक है। देखते हैं और आगे कुछ है तो एक बार ये देख लेते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन ज़रूर करिएगा, और बाकी तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। ओके बाय, गुड लक।